नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज हम बात करेंगे शरणार्थियों पर की नागरिकता पर। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल के बाद अब गृह मंत्रालय ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। गैजेट के मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए। गैजेट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिमों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए। सीएए कानून के जरिए मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने के प्रावधान किया था, लेकिन इसके नियम अभी तक तैयार नहीं हैं। इसलिए नागरिकता के लिए पहले से चले आ रहे नियमों के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एमएचए ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश को तत्काल लागू करने के लिए यह अधिसूचना जारी की है। एमएचए की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिहाज से वो लोग योग्य हैं जो गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा में रह रहे हैं। इसके अलावा जो शरणार्थी छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बालोदा बाजार में रह रहे हैं, राजस्थान में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही में रह रहे हैं लोग भी इसके पात्र हैं। साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे ऐसे लोग आवेदन के योग्य हैं। एमएचए के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा 5 के तहत ये कदम उठाया है। नागरिकता के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा, जिसमें जिला कलेक्टर या केवल गृह सचिव जरूरत पड़ने पर मामलों के हिसाब से आवेदन की जांच कराएंगे। आपको बता दें कि सरकार जब सीएए लेकर आई तो देश में इसका व्यापक विरोध हुआ। मुस्लिम संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और विपक्षी दलों ने कानून को भेदभावकारी बताया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सीएए की बैकडोर एंट्री है? तो तमाम सवालों की आज हम पड़ताल करेंगे और इस खास पेशकश में कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सूर्य मैथिल जुड़ रहे हैं, दीपक झा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, प्रदीप शर्मा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सूर्य मैथिल जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सूर्य जी, असल में क्या ये सीएए की बैकडोर एंट्री है? क्या समझे इसको लेके? घनश्याम भाई, आज का जो दिन है ये बहुत ही ऐतिहासिक है भारत के इतिहास में, क्योंकि आज जो दोबारा से उन दबे कुचले, उन शोषित, उन ऐसे शरणार्थियों को भारत सरकार उन्हें अपने देश में, जो कि उनका खुद का मातृभूमि है, वहां पर उनको शरणार्थी से नागरिक बनाने का जो कार्य करने जा रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक। और रही बात सीएए की बैकडोर एंट्री, तो मैं आपको बता दूं कि ये कानून ऑलरेडी पहले से है। 1955 में ये कानून बना था, जैसा कि आपने खुद भी बताया अभी। और इस 1955 के कानून को बनाने का जो जरूरत थी वो यही थी कि उस समय में जब बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर जो भारत से जो हिंदू थे, वहां पर धार्मिक आधार पे जो प्रताड़ित हो रहे थे, जो अल्पसंख्यक थे जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे थे, उनको यदि भारत में आना था वहां की स्थिति को देखने के बाद, तो इसलिए भारत सरकार ने ये कानून बनाया था। और मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ही सकारात्मक पहल है और बहुत जल्दी हम सीएए भी लागू करेंगे और आगे इस देश के अंदर रह रहे हर शरणार्थी को, जो कि अल्पसंख्यक है और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया है, उसको भारत की नागरिकता देंगे। सूर्य मैथिल साहब, लेकिन ये भी समझाना होगा ना कि क्यों सीएए कानून पास होने के बावजूद अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया आप लोगों ने? सीएए कानून जारी होने के बाद नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ये केंद्र का अपना निर्णय है। सही समय पर नोटिफिकेशन भी जारी होगा, बंगाल हो चाहे असम हो चाहे तो पूरा उसको देश छोड़ हो, के आप पिछले कानूनों की तरफ बढ़ पड़ेगी। गए। सूर्य मैथिल, असल में उसको छोड़ के आप पिछले कानूनों की तरफ बढ़ गए 1955 और 2009 में। ये भी एक बड़ा सवाल है ना कि आखिर पीछे मुड़ने की वजह क्या रही? नहीं,
पीछे मुड़ने की कोई इसमें कोई ऐसा तो है नहीं ना कि पीछे का कानून नल और वाइड हो गए। उनको अगर हमने इसमें प्रयोग किया है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो उसमें कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए ना। ये तो कांग्रेस के मित्रों और कांग्रेस की सरकार ने बनाया था ना, मेरे हिसाब से तो अब इसमें कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूछ लेते हैं जैसे दीपक झा हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं। दीपक जी, असल में बदले हुए अंदाज में ये नोटिफिकेशन, इसको लेके कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए घनश्याम जी, भाजपा के यहाँ पे जो नेता बैठे हैं आपके सवालों से हड़बड़ा गए, इनके पास जवाब नहीं है। कहते हैं कांग्रेस, अरे कांग्रेस ने तो कानून बनाया ही था 1955 से 2009 तक ये चलता आ रहा था और उसी में संशोधन हुआ था, तो इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। हमने तो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीएए लाए, इन्होंने एनआरसी लाया, तो इन्होंने अपने कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो कांग्रेस करती आ रही थी उसी को कर रहे हैं। तो फिर भैया आज आप बता दीजिए, इस कोरोना काल में आपने पूरे देश में तांडव मचा रखा था एक साल से, तो सीए और एनआरसी लाया क्यों? जब आपको अपने ही कानून से चेहरा छिपाना पड़ रहा है, जब आपको अपने ही कानून से भयभीत हो रहे हैं, जब आप अपने ही कानून बनाए हुए कानून से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, तो आपने अपने कानून को लागू क्यों नहीं किया? जब आपको कांग्रेस के पीठ थपथपाना था तो थपथपाइए, कांग्रेस ने तो अच्छा किया है 70 सालों में, कहीं कोई डाउट नहीं है। आप ही अपने बनाए हुए कानून से भाग रहे हैं। तो आज देश जानना चाहता है कि भाजपा की ऐसी कौन सी कमजोरी है, भाजपा की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि 1955 में बनाए हुए कानून के पीछे जा रही है। पर आपको दिक्कत नहीं है अब कुल मिला के ना, ये भी समझा जाए, जैसे पहले आप घेर रहे थे अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत की, देखिए ये तो कांग्रेस का बनाया हुआ कानून है, इसमें कानून में दिक्कत क्या है? दिक्कत किसी में नहीं है। लेकिन भाजपा, सवाल है कि इन्होंने जो सीएए कानून लाया, देश में ढिंढोरा पीटा, तो उस ढिंढोरे का क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्या हुआ सीएए कानून का? इतना देश का, इतना मीडिया का, इतना लोगों का वक्त जाया किया गया, लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, लोगों ने जान गंवाई, उसका क्या हुआ? आखिर जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी लेंगे? भाजपा के यहाँ पे सूर्या जी जिम्मेदारी लेंगे और जाके गंगा स्नान करके आएंगे कि हमने प्राप्त किया है, हमने प्रायश्चित किया है? लेकिन दीपक झा, मुस्लिम संगठन इसे भेदभावकारी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें इंजस्टिस है, न्यायपूर्ण तरीके से नहीं हुई ये सारी चीजें। बात तो वही है ना कि ये तो इनजस्टिस, अगर इसको आप कह रहे हैं तो जस्टिस क्या हुआ? पिछली सरकार की गलतियों को आप गाली देते आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप गाली देते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2013 से लेकर आज तक गाली दे रहे हैं पिछली सरकारों को, कांग्रेस की नीतियों को गाली देते हैं, और आप उसी चीज को फॉलो करते हैं। चाहे आप मनरेगा हो, चाहे 1955 का बना हुआ एक कानून हो, तो आपने किया क्या? नया क्या किया? सवाल ये बनता है कि भाजपा ने नया क्या किया? आप जिस मनमोहन सिंह को, जिस नेहरू गांधी खानदान को, परिवार को, जिस कांग्रेसी सरकारों को आप गाली देते हैं और उन्हीं के बनाए हुए कानूनों को आप पालन करते हैं और फिर उन्हीं को गाली देते हैं, तो विरोधाभास जो है एक कांग्रेस के साथ नहीं है, विरोधाभास भाजपा के साथ है। कांग्रेस ने जो किया वो करती आ रही थी। कांग्रेस ने ऐसे कोई देश विभाजनकारी, देश के लोगों को बांटने के लिए नीति नहीं बनाई थी। नीति जो विभाजनकारी नीति बनाई है देश में लोगों को बांटने के लिए, अरे मुसलमान भी तो आपके यहाँ शरणार्थी आ सकता है ना। रामायण काल में भी शरणार्थी और शांति दूत को मारने का प्रावधान नहीं था। हनुमान जी भी जब गए थे रावण की लंका में, तब उसको कहा गया था कि इसको मारना नहीं है। तो शरणार्थी अगर आपके यहाँ कोई भी आता है, इसको आप धर्म के आधार पे अगर करते हैं तो ये गलत है। अब आप सुधार करने आए थे, कांग्रेस ने अगर 1955 में बनाया था और आपको लगा गलत है, तो फिर आप उसमें सुधार करते। लेकिन जो कांग्रेस ने किया आपने वही कर रहे हैं। ठीक है, प्रदीप शर्मा भी मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले सूर्य मैथिल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए सर। मैं बताना चाहता हूं दीपक भाई को कि धर्म के आधार पर ही शरणार्थी होता है, उसको शरण दी जाती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य देश के अंदर मुसलमानों के ऊपर धार्मिक प्रताड़ना नहीं होती है, वहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर धार्मिक प्रताड़ना होती है। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, सिखों के गुरुद्वारों को तोड़ दिया जाता है, ईसाइयों के जो आपके चर्च होते हैं वहां तोड़ दिया जाता है। आपको बता दूं, आपको जानकारी दे दूं, सूर्या जी, तो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का भ्रमण करते हैं, जापान जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, गले लगाते हैं, झपकी लगाते हैं, तो जाके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से और मंत्रियों से बात नहीं कर सकते कि यहाँ पर हिंदुओं को और एक एक करके दीपक, एक एक करके उनको आप सुरक्षा दीजिए। दीपक एक एक करके। शरणार्थी का अर्थ क्या होता है? वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर, वहां पर सामाजिक
सुरक्षा के आधार पर शरणार्थी को शरण दी जा रही है, जिस देश के अंदर अल्पसंख्यकों को शरण दी जा रही है, आपको अभी भी दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ तकनीकी पहलू समझ लेते हैं। सूर्य मैथिल, कुछ तकनीकी पहलू समझ लेते हैं। मुसलमान को ठीक है सर, समय भी शरण नहीं दे रही है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और यही फर्क है कांग्रेस की सरकार में। ठीक है, याद ठीक रखिए, है, हम लोग ठीक है, आरो दीपक आरो, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। ठीक है, और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, सर एक ही बात, एक ही सांस में सारी बातें कह देंगे क्या? सूर्य मैथिल साहब थोड़ा सब्र भी नहीं। ठीक है सर, हो गई आपकी बात। दीपक मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मेरे साथ हैं, प्रदीप जी। प्रदीप जी, असल में सीए का अभी स्टेटस क्या है सर? मेरे दोनों जो साथी मेहमान हैं उनको भी बता दीजिए और मेरे व्यूवर्स को भी समझा दीजिए, सीए का भी मौजूदा स्टेटस क्या है सर? घनश्याम जी, ये सीए 219 ऑनवर्ड्स लगभग 140 पेटिशंस पेंडिंग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं जी, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हुई थी कोई भी हाई कोर्ट जो सीए के मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा, मतलब कि जितनी भी सीए की पेटिशंस होंगी वो सारी की सारी, अगर कोई भी पार्टी उसको चैलेंज करना चाहती है तो वो चैलेंज होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस तरह से कुल मिला के सबसे पहले इंडियन मुस्लिम लीग ने IUML उन्होंने पिटीशन फाइल की थी। उसके बाद टाइम के चलते लगभग 140 पिटीशन का बंच अब कलेक्ट होकर और सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इस पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंटर को नोटिस इशू कर दिया है और उनको पहले लगभग 4 वीक का टाइम दिया गया था जिसके अंदर की उनको अपना रिप्लाई फाइल करना था। लेकिन जो रिप्लाई फाइल हुआ वो लगभग 25 महीने के बाद हुआ, रिप्लाई फाइल हुआ। एक्चुअली घनश्याम दास जी, ये सिटीजनशिप एक्ट बेसिकली मैं चाहूंगा, क्योंकि हर दर्शक इसके बारे में विस्तार से नहीं जानता है क्या है, कैसे है, क्यों है। हमारे भारत देश में तो सिटीजनशिप है वो रेगुलेट होती है सिटीजनशिप एक्ट से, जो 1955 में हुआ था। उसके बाद 2019 में एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट में ये हुआ कि जो भी आदमी जो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो या जैन हो या पारसी हो या क्रिश्चियन हो, इन कम्युनिटीज के जो भी आदमी जो अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से, उनको भारत अपने यहाँ सिटीजनशिप दे देगा। अब दोनों एक्ट में फर्क क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। 1955 का जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट, वो उसके हिसाब से किस आदमी को या किसको आप नागरिकता दे सकते हैं, उसमें ये है कि या तो कोई आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट में 12 महीने के लिए कार्यरत रहा हो, या पिछले 14 सालों में से पिछले, जैसे आज 2021 है तो 2007 ऑनवर्ड्स उनमें से 11 साल एटलीस्ट इंडिया में रहा हो। ऐसा आदमी जो भी इन कंडीशंस को फुलफिल करता हो वो अपनी नागरिकता के लिए आवेदन सरकार में डाल सकता है और उसका फिर सरकार जो भी उनकी क्राइटेरिया है उनको एंटरटेन करती है। अब ये तो 2019 जो 14 का 19 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें भी हमारे नोट फीस की कुछ उनको एग्जाम किया हुआ है। नोट फीस की सारे स्टेट, ठीक है सर जी। तो इसमें ये है कि जो भी 19 अब जो बेसिक जो अभी चर्चा में विषय बना, ये क्यों बना? ये इसलिए बना कि एकदम से नोटिफिकेशन अभी 25 तारीख को एक इशू दिया सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम, और उसमें इन्वाइट करेंगे एप्लीकेशन की जो भी ये जो ऊपर मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई, ये जो भी आवेदक है वो अपना रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम को दे ताकि उनकी एप्लीकेशन। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। सूर्य मैथिल साहब आपके पास आऊं, उससे पहले दीपक झा आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस वक्त अपनी बात बोलिए, फिर मैं सूर्य जी के पास जा रहा हूं। देखिए, सूर्या जी यहाँ पे बैठ के धर्म का उपदेश दे रहे थे, लेकिन ये कानून और संविधान की बात नहीं करेंगे। अरे भैया, आप सरकार में बैठे हैं, कानून की और संविधान की बात कीजिए। धर्म को उपदेश देने के लिए बहुत यहाँ पे धर्म गुरु और
कई तरह के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी जब पूरी दुनिया में जाके दोस्ती का पाठ पढ़ाते हैं कि पड़ोसियों से दोस्ती करेंगे, चीन से दोस्ती करेंगे, बांग्लादेश से, नेपाल से दोस्ती करेंगे, तो क्या आप ये नहीं उनको कह सकते कि हमारे यहाँ पे जो भी अल्पसंख्यक भाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, आप उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। फिर आपके मुंह में क्या दही जम जाती है? तो ये दो तरफा स्टैंड मत लीजिए। और आप ये कहिए कि जो कांग्रेस ने कानून बनाए थे हम उसी को पालन करेंगे ठीक है। और झूठा प्रचार करना बंद कर ठीक दीजिए है, पूरे तो देश में। कांग्रेस कह रही है हमारे ही बनाए हुए नियमों पे अब चलती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। किस तरह का बदलाव खुद बीजेपी लेके आई। तो आज हम बात कर रहे हैं सीएए की, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसके अब भावी संदर्भ में किस तरीके से बदलते हुए अंदाज को हम देखेंगे, ये भी समझने की कोशिश करें। सूर्य मैथिल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो सूर्य जी, असल में कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए हमारे ही बनाए हुए नियमों पे चलना था, तो आपके सीएए की जरूरत क्या थी? उस पर आप पूरी तरह से मुतमईन नहीं थे क्या? उस पर भरोसा नहीं था कि पिछली चीजों को ही आपको अडॉप्ट करना पड़ा? घनश्याम भाई, अभी आपने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो अपने अधिवक्ता साहब हैं शर्मा जी, प्रदीप जी, उनसे सुना आपने कि क्यों नहीं अभी ये सब चीज हो पाई है, जो नोटिफिकेशन जारी हो पाया है, क्योंकि लीगैलिटीज अभी कुछ है पेंडिंग। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर, और हमारे कांग्रेस समर्थक श्री झा साहब को भी बताना चाहता हूं कि जो अभी आपने प्रश्न उठाया कि मोदी जी पूरे विश्व के नेता है, ये बात सत्य है कि इस समय में वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के बराबर का कोई नेता नहीं है। नहीं, झा साहब ने ये नहीं कहा, झा साहब ने ये नहीं किया, झा साहब ने ये नहीं कहा। नहीं नहीं, सूर्य मैथिल मिसकोट कर रहे हैं, अपने आसपास के दोस्तों मिसकोट कर रहे हैं सर, ये नहीं कहा है। लेकिन मैं सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है, आप बीजेपी के लोग महारत हासिल करते हैं सर इसमें, बताइए। ये कहा कि झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे खुलेआम चैनल पे बैठ के, झूठ बोल रहे हैं, माफी मांगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एक मिनट दीपक झा, एक एक करके गलत ना बोले, आएंगे बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं, आप ही वो लोग हैं जो कि सर्जिकल स्ट्राइक जब की थी भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, तो सबसे ज्यादा दर्द यदि किसी को हुआ था तो वो कांग्रेस का हुआ था, समझे विपक्ष का हुआ था। और वो पूछ रहे थे कि भैया सबूत दे दो हमको कि सर्जिकल आपने स्ट्राइक की है कि नहीं की। भारत की जो फौज है उसने दो बार घुसकर पाकिस्तान को पीटा है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा दर्द इनको होता है। तो हम नसीहत देंगे तो पाकिस्तान को दर्द किसको होगा? इनको होगा। इसलिए हमने वो रट्टा ही काट दिया। हमने कह दिया कि भैया पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां पर कोई भी मेरा हिंदू भाई, कोई भी मेरा अल्पसंख्यक भाई, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, वो आ सकता है भारत के अंदर। हम उनको नागरिकता देंगे। और 2000 इनका जो कानून है, जो अभी मजबूरी में हम लोगों को अधिसूचना जारी करनी पड़ी है, उनका जो कानून है उसमें स्टेपल चेंज है। कोई 12 साल तक रहना चाहिए, किसी का पिता जरूर होना चाहिए भारतीय, या फिर किसी की माता होनी चाहिए, 100 तरह की लीगैलिटीज है। जब भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून इस देश में लागू हो जाएगा, अधिसूचित हो जाएगा, उसके बाद इस देश के अंदर 2014 तक जो भी शरणार्थी था, अल्पसंख्यक, पुराने नियम के तहत नया नोटिफिकेशन जारी करने की जल्दबाजी क्या थी सूर्य मैथिल, ये समझा दीजिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। लीगैलिटी नहीं, ये शुरुआत की है ना। अरे शुरुआत कर दी है हम लोगों ने, धीरे धीरे जो पुराने पेंडिंग केसेस है उनको निपटाया जा रहा है। अच्छा। उसके बाद जैसे आपने खुद भी बताया कि 13 जिलों के अंदर इतने पुराने शरणार्थी आज रह रहे हैं जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका पैमाना क्या था? उनका पैमाना क्या था? 13 जिले आपने तय कैसे किए, ये भी बता दीजिए। सूर्य मैथिल 13 जिले आपने कैसे तय किए, उसका पैरामीटर क्या था, ये भी बता दीजिए। वहां पर पात्रता है, इस आधार पर उन्होंने पहले से भी अप्लाई कर रखा है। उनकी जानकारी भारत सरकार के पास में है कि वहां पर वो लोग हैं, वो पात्र हैं, वो इस समय में इस नागरिकता के, इसलिए उनको फॉरवर्ड किया गया है। मेरे हिसाब से कांग्रेस को दर्द नहीं होना चाहिए। असम बंगाल को क्यों शामिल नहीं किया फिर? अरे आप चिंता मत कीजिए ना, हमारा सीएए का नागरिकता कानून आने दीजिए। सर, सीएए को लेकर इलेक्शन के दौरान असम और बंगाल में तो आपने हाहाकार मचाया हुआ था, और अब नोटिफिकेशन जारी करने में 13 जिलों में उनका नाम क्यों नहीं था सर? असम और बंगाल का नाम क्यों नहीं दिया आपने? समझा नहीं, मैं क्या कहा? असम और बंगाल का नाम क्यों नहीं दिया सर, मुझे ये बताइए। इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत हाहाकार था ना। अभी ये 13 जिले निपटाने के बाद नई अधिसूचना जारी होती रहेगी, समय पर तरीके से धीरे धीरे सारी चीजें
जो है हम लोग आगे बढ़ा ही रहे हैं और ये चरणबद्ध तरीके से कार्य होगा। पहले अधिसूचना जारी सर हो रही गोल है, गोल बातों जारी से हो काम रही है, नहीं उसके चलता। बाद दीपक झा धीरे- बोलिए। धीरे- धीरे- ठीक है ठीक है आगे भी सर, अधिसूचना समझ जारी होती गया रहेगी समझ भाई गया साहब। मैं, आप समझ गया बात। दीपक झा जल्दी से बोलिए, फिर मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूँ। देखिए, ये बीजेपी के नेता बैठ के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई गलत कोट नहीं किया था नरेंद्र मोदी, इसके लिए माफी मांगे पहली बात तो। मैं फिर प्रोपोगंडा तो आप रखते हैं नहीं, और प्रोपोगंडा चलाने रखने वाले हैं। देखिए, लोग यहाँ पे अब हमें चिकना बताएंगे कि चिल्लाना हम करेंगे। प्रोपोगंडा रख रहे हैं। सूर्य जी आप हर किसी की बारी में बोलते हैं सर, फिर मुझे उखड़ना पड़ता है आपसे। फिर मैं आपसे बार बार वही रिक्वेस्ट करता हूं सर, दूसरों की बारी में इंटरवीन ना करें। समय बहुत कम रहता है मेरे पास इस शो में वैसे भी। बोलिए। घनश्याम जी, एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तो ये तोता चना बाजे घना वाली बात है, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करते हैं, बंगाल को और असम को क्यों आपके नहीं पास शामिल तो कोई किया, है इनके भी पास नहीं, जवाब आप किसका करेंगे सर? आपके पास तो कोई है ही नहीं, आप किसका कर पाएंगे गुणगान? नहीं, हमारे पास क्यों नहीं है भाई साहब? हमने आलू 70 से साल सोना की बनाने बात वाली करते हैं। मशीन है इनके पास में। नहीं, आपने क्या किया है सूर्य बता जी बोले दीजिए। दीजिए। जिस महंगाई की मार पे आपने सवाल किया था, क्या किया आपने? उस पे क्या किया? स्मृति ईरानी चूड़ियां फोड़ती थी, मनमोहन सिंह को भेजती थी। आज क्या किया? मुंह में दही जम गई है क्या? नरेंद्र मोदी जी को महंगाई, डीजल पेट्रोल और सरसों का तेल का महंगाई नहीं समझ में आता क्या? खाद्यान्नों की कीमत कितनी बढ़ गई, सब्जी फलों की महंगाई कितनी बढ़ गई, आपको समझ में नहीं आता क्या? भाई, इसका सवाल उत्तर देना करेंगे ना, चाहूंगा तो मैं। महंगे हो आऊंगा। जाएगा। सूर्य जी आ रहे हैं। काउंटर करूंगा। मुझे 30 सेकंड चाहिए इस सरसों का तेल वाले सूर्या मुद्दे जी, पे। कपड़े उतार के भागेंगे यहाँ से स्टूडियो से। आप कपड़े पहनने के लिए अरे जगह कपड़े नहीं हम मारेगी उतारवा जनता, देते दौड़ा हैं दौड़ा के कांग्रेस के मारेगी लोग, पूरे जनता, देश के दौड़ा कपड़े दौड़ा के पूरे मारेगी पूरे आपको, अरे कपड़े उतार क्योंकि लेना अपना मुझे पता चेहरा है। दिखाने लायक मारती है बच्चे नहीं है कांग्रेस के लोग। भाजपा। सर आज सर की सर डेट में सर पूरे विश्व ठीक में है साल सर, में ठीक जितना है, झूठ आप बोले, पर्सन ना पूरा हो, इस पर्सन ना हो, कमलनाथ पर्सन जी ना हो। सात की साल ठीक है में जितना ठीक झूठ है। बोया अच्छा इस प्रदीप देश जी को में, जोड़ लेते हैं एक बार, देश एक बार से प्रदीप जी को जोड़ लेते हैं, फिर आप दोनों बहस करिएगा। आपका झूठ नहीं ठीक है चलेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ इसी आ रहा बात हूँ से सर, जवाब मेरे देना पास चाहूंगा। समय नहीं है सर, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। हाँ आप दीजिएगा, आप दीजिएगा, काउंटर दीजिएगा दीजिएगा दीजिएगा। प्रदीप जी, अब प्रदीप जी, क्या असल में इस स्टेज बोलने पर नहीं देंगे ना, नोटिफिकेशन पे इनकी आदत आपत्ति है। दर्ज की जा सकती है? ये लोग एक सवाल बोलने का नहीं जवाब ले देंगे। लूं। दीपक आ रहा हूँ, दीपक झा प्लीज आ रहा हूँ। फिर प्रदीप जी, क्या आपत्ति दर्ज की जा सकती है अभी? जी घनश्याम जी, आपत्ति तो आप किसी भी टाइम पे कर ही जा सकती है। जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से जो भी दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा, एक्चुअली जो सीएए का विरोध हो रहा है वो लीगल पॉइंट के ऊपर भी हो रहा है। जो भी इसका रिस्पॉन्स दिया गया है पेटिशनर्स द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 उसके अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ है और विच जो गारंटी प्रोवाइड करती है, इक्वल प्रोटेक्शन करती है वो टू एनी पर्सन, किसी सिटीजन को नहीं। हाँ। दूसरा जो 19 है वो ये कहती है कि किसी भी धर्म का, जात का, रंग का, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इनका जो पेटिशन में इन्होंने जो मेन वो लिया गया है, इसमें केरला भी स्टेट भी एक पार्टी बन गई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 ये मतलब किसी भी स्टेट को जी अगर कोई डिफरेंस है, जी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 131 आप उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं। ओके। तो केरला भी इसके अंदर पार्टी बना हुआ है। ठीक है। और एक बात और बता दूं इसमें कि इसमें यूनाइटेड नेशंस के भी जो ह्यूमन राइट्स के मिस्टर मिशेल समथिंग है नाम, बच कैट या कुछ ऐसा नाम है उनका, ठीक है सर, उनको भी एमिकस क्यूरी बनाया है। ठीक है सर, इस ठीक है पेटिशन के अंदर ही। ठीक है और सर। जो बेसिक जो इसमें है कि ये कहते हैं कि आ रहा हूँ। 15 का और 14 का प्रोहिबिशन हो रहा है। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है हम प्रदीप जी। कहते हैं हाँ। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम सेकुलर स्टेट है, सेकुलरिज्म को हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म भी हो। ठीक है, ओके, शो वाइंड अप करना, लेकिन 30 सेकंड सर, आपको प्रॉमिस मैंने किया था। सूर्य जी 30 सेकंड में बात करिएगा, उससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। देखिए, अभी दीपक झा जी ने सरसों का तेल का मुद्दा उठाया, तो मैं इनको जानकारी दे दूं। वैसे तो इनके जो सुप्रीमो हैं राहुल गांधी जी, उनको ये नहीं पता कि हल किस काम आता है। वो खेत में हल चलाकर खेती उपजाने काम आता है, इनको नहीं पता, इनके मालिक को नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ सरसों के तेल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने ठीक है सर, तेल पे इतना समय दे पाऊंगा, तेल पे इतना समय दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर, सीए की बात हम कर रहे थे। शुक्रिया सूर्य मैथिल आपका, दीपक झा आपका और प्रदीप जी आपका चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को। इसी के साथ मुद्दा में आज बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।